तो दुनिया जो जब सिर्फ रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रही है, हम आपको आज दो कहानियां दिखाना चाहते थे, दो फाइटर्स की कहानियां दिखाना चाहते थे, और जो आपको यह बताता है कि समय का चक्र और समय कितना बलवान होते हैं, जो आपको यह बताता है कि अगर वापसी करो तो ऐसी करो। रोहित शर्मा का हमने वो दौर आपको दिखाया जब वो निराश हो गए थे, और निराशा के दौरान उन्होंने अपनी मेहनत में कमी नहीं आने दी और अपनी इच्छा शक्ति को भी बरकरार रखा। इसी तरह शमी को भी आप देख सकते हैं, उनका भी बहुत बुरा दौर रहा, समय बहुत बुरा रहा बीच में। उस दौरान वो निराश नहीं हुए, उन्होंने मेहनत करनी बंद नहीं की, बल्कि और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। और दोनों के साथ एक बात है, दोनों के अंदर वापसी की एक आग थी, अपने आप को साबित करने की एक आग थी। और आज ये दोनों ही भारत के सबसे मजबूत मैच विनर्स हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या रोहित शर्मा की कप्तानी वाली ये टीम भारत के क्रिकेट के इतिहास में अब तक की सबसे बढ़िया टीम है, सर्वश्रेष्ठ टीम है। यानी कपिल देव, सौरव गांगुली और धोनी की टीमों से भी बेहतर आज की ये रोहित शर्मा की टीम है। भारत की टीम अब तक के वर्ल्ड कप्स में 8 बार सेमीफाइनल में पहुंची है, 4 बार फाइनल में पहुंची है, और अब तक भारत इनमें से 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। भारत की इस वर्ल्ड कप यात्रा को आप 3 युगों में बांटकर देख सकते हैं, जिनमें पहली टीम वो है जिसने कपिल देव की कप्तानी में वर्ष 1983 का वर्ल्ड कप जीता था। भारत ने जीत का मजा, एक चैंपियन बनना क्या होता है, पहली बार वो अनुभव किया था भारत ने। तब कपिल देव की यह टीम एक अंडरडॉग टीम थी, अंडर कॉन्फिडेंट टीम थी, जिसे दुनिया में कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा था, और उस समय के वर्ल्ड कप में भारत को सबसे कमजोर टीम माना गया था। लेकिन बाद में कपिल देव की कप्तानी में इस टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर एक इतिहास रच दिया, और तब दुनिया ने पहली बार भारत को वर्ल्ड चैंपियन कहकर बुलाया था। और हमारे अपने देश में लोग सोच रहे थे कि यह तो एक चमत्कार है, क्योंकि उन्होंने ऐसे चमत्कार की उम्मीद नहीं की थी। तो 1983 की जो जीत थी, ये एक चमत्कार की तरह थी, और कपिल देव उस समय सिर्फ 24 साल के थे। इसके बाद दूसरा युग आप अगर देखना चाहें तो वो है वर्ष 2011 में, जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। यह वो दौर था जब भारतीय टीम में ट्रांजिशन का दौर चल रहा था, बदलाव का दौर चल रहा था, और हम चैंपियंस की तरह सोचने लगे थे, हम अपने आप को चैंपियन मानने लगे थे, और हमें यह विश्वास होने लगा था कि अब हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और टीम में बदलावों का एक दौर चल रहा था। हम भविष्य की टीम तैयार कर रहे थे, युवाओं की एक टीम तैयार कर रहे थे, ऐसे खिलाड़ियों को हम टीम में ला रहे थे जिनके साथ भारत एक लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक, जिनके साथ भारत आगे चलकर अगले वर्ल्ड कप या आगे चलकर अच्छा प्रदर्शन कर सकता था। तो यह ट्रांजिशन का दौर था, बदलाव का दौर था, नए नए प्रयोगों का दौर था, और धोनी ने एक नई तरह की कप्तानी दुनिया के सामने पेश की। तो दूसरा युग यह था। लेकिन आज उसके भी 12 साल बाद जब भारत की टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में वर्ल्ड कप खेल रही है, तब हमारे लिए ट्रांजिशन का, प्रयोगों का यह दौर भी अब समाप्त हो चुका है, और अब भारत की टीम तमाम तरह के प्रयोग करने के बाद, ट्रांजिशंस के बाद, बदलावों के बाद स्थापित हो चुकी है, एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है, और शायद ये अब तक की सर्वश्रेष्ठ टीम मानी जाएगी, क्योंकि अब सब बदलावों का दौर खत्म हो चुका है, सारे प्रयोगों का दौर खत्म हो चुका है, और तमाम मेहनत, बदलावों, प्रयोगों के बाद, ट्रांजिशन के बाद जो एक सोने की जो टीम निकल कर आती है, वो ये टीम है। अब वर्ल्ड कप में किसी बड़ी टीम के खिलाफ मैच जीतना हमारे देश में चमत्कार नहीं लगता। अब वर्ल्ड कप जीतना हमारे देश में चमत्कार नहीं लगता, बल्कि अब हमारी टीम को जीतने की एक आदत सी पड़ गई है। और अब भारत में क्रिकेट एक ऐसे युग में है जहां भारत की मौजूदा टीम को अब तक की सबसे महानतम टीम कहना शायद गलत नहीं होगा। हालांकि बहुत सारे लोगों के बीच ये धारणा है कि ये अब तक की सबसे युवा टीम है, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये अब तक की सबसे युवा टीम है। आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली हमारी टीम की औसत उम्र थी 27.1 वर्ष। 2011 में वर्ल्ड कप जीतने वाली धोनी की टीम की औसत उम्र थी 28.3 वर्ष। लेकिन इस बार फाइनल खेलने वाली रोहित शर्मा की टीम की औसत उम्र है 31.3 वर्ष। और मौजूदा वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत की टीम की औसत उम्र सबसे ज्यादा है। इसलिए बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि ये युवा टीम है,
वो गलत है। ये युवा टीम नहीं है, बल्कि 83, 2011 और 2023 को अगर आप इनकी तुलना करें तो सबसे उम्र दराज टीम यही है। और पहली बार हमारी टीम ऐसी है जिसमें औसत उम्र खिलाड़ियों की 30 साल से भी ऊपर है। 31.3 वर्ष है औसत उम्र, और टीम के कप्तान की उम्र है 36 साल। भारत में क्रिकेट के मौजूदा युग को आप कुछ और बातों से भी समझ सकते हैं कि हमारे यहां क्या बदलाव आए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस समय भारत के टैलेंट पूल में 25 से 30 शानदार और टैलेंटेड खिलाड़ी ऐसे हैं जो अब भी वर्ल्ड कप में आकर भारत के लिए खेल सकते हैं, किसी भी टीम में खेल सकते हैं और वो किसी भी पोजीशन पर खेल सकते हैं। यानी भारत के पास इस समय खिलाड़ियों की कमी नहीं है। हमारा टैलेंट पूल इतना बड़ा है, उसका इतना विस्तार हो चुका है कि एक जमाने में जहां हमारे 11 खिलाड़ी नहीं मिलते थे वर्ल्ड क्लास, आज हमारे पास 30 से 40 वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास एक समय में 4 टीमों के बराबर खिलाड़ी वर्ल्ड कप खेलने के लिए पूरी तरह से बेंच पर तैयार बैठे हैं। यानी आज हम एक नहीं, वर्ल्ड कप खेलने के लिए, वर्ल्ड कप जीतने के स्तर वाली एक नहीं 4 टीम हम बनाकर खेल सकते हैं। आज इतना बड़ा हमारे पास टैलेंट पूल है जो कि इससे पहले कभी नहीं था। इससे पहले हम कुछ खास खिलाड़ियों पर हमेशा आधारित रहते थे। अगर बॉलिंग है तो 1 या 2 बॉलर पर ही हमेशा आधारित रहते थे। अगर बैटिंग है उसमें भी 1 या 2 बैट्समैन पर ही हमेशा हम आधारित रहते थे। आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर का युग, जब सचिन तेंदुलकर ने लगभग 20 वर्षों तक अपने कंधों पर भारतीय क्रिकेट की और भारतीय बैटिंग का पूरा बोझ अपने दम पर उन्होंने सहा। और आप याद कर लीजिए, जब सचिन तेंदुलकर आउट होते थे तो लोग अपना टीवी बंद कर देते थे और सोचते थे कि अगर सचिन आउट हो गए तो अब जीतने का कोई चांस नहीं है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर आज आप देखेंगे तो टीम में बहुत गहराई है। दूसरा पॉइंट यह है कि आज जो भी नया खिलाड़ी भारत की टीम में खेलने आता है उसका एक्सपोजर लेवल जबरदस्त है, और वो खिलाड़ी टीम के लिए नया होते हुए भी नया नहीं रहता। वो खिलाड़ी फ्रेशर जैसा नहीं दिखता। अब नए खिलाड़ियों का खेलते वक्त अपने पहले मैच में उनके हाथ पैर नहीं कांपते, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता कि ये मेरा पहला मैच है, आगे क्या होगा। और इसका कारण यह है कि वो खिलाड़ी, जो नए नए खिलाड़ी भी हमारे टीम में आ रहे हैं, वो पहले बहुत ही कॉम्पिटेंट फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमारे देश में खेलते हैं, जो कि बहुत कॉम्पिटेंट है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में निखरने के बाद ये खिलाड़ी आईपीएल खेलता है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ पहले ही खेल चुका होता है, और प्रेशर झेलने की आदत आईपीएल में सबसे पहले उसे पड़ जाती है, और तब वो भारतीय टीम में खेलने के लिए आता है। और नया होते हुए भी असल में वो नया नहीं, बहुत अनुभवी हो चुका होता है, क्योंकि उसका एक्सपोजर दुनिया के किसी भी और खिलाड़ी से कहीं ज्यादा है। तीसरा, भारत की मौजूदा टीम इसलिए भी अब तक की सबसे महानतम टीम है क्योंकि ये टीम 1 या 2 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है। जैसा मैंने पहले आपको बताया, जब सचिन क्रिकेट खेलते थे तब देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदों का ज्यादातर जो बोझ था वो उन पर ही होता था। इसी तरह की स्थिति उससे पहले युग में सुनील गावस्कर की थी। अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो भी आपको ऐसा ही लगेगा। एक जमाने में कपिल देव हुआ करते थे, और उसके बाद भी हमारी टीम में कभी भी 2 शानदार गेंदबाज एक साथ नहीं रहे। लेकिन रोहित शर्मा की इस टीम में यह बोझ सभी खिलाड़ियों में बराबर बट गया है। यानी एक जमाने में जो बोझ 1 या 2 खिलाड़ी उठाते थे, आज वो बोझ जो है वो 11 खिलाड़ियों में बराबर बटा हुआ है। इसलिए कोई भी खिलाड़ी इस दबाव में, बोझ में दबा हुआ आपको नजर नहीं आता। इसलिए ये जो टीम है जब खेलती है तो आपको कभी यह नहीं लगता कि यह टीम डरी हुई है। इस टीम के हाथ पैर कांप रहे हैं, यह टीम दबाव में चरमरा रही है। जबकि आप यह देखेंगे कि यह टीम हमेशा शांत रहती है, और जैसे उसको पता होता है कि मैच में आगे क्या होने वाला है। चौथा पॉइंट यह कि पहले भारत को बल्लेबाजों की टीम माना जाता था, जिसमें हमारे पास बैटिंग में बहुत गहराई होती थी। लेकिन अब बैटिंग के साथ हमारी बॉलिंग में भी उतनी ही गहराई आ गई है, और यह पहली बार है। इस समय भारत की गेंदबाजी ऐसी है कि अगर विरोधी टीम के बल्लेबाज मोहम्मद शमी से बच भी गए तो उसके बाद जसप्रीत बुमराह उनका विकेट ले लेंगे। जसप्रीत से बच गए तो मोहम्मद सिराज विकेट ले लेंगे। सिराज से भी बच गए तो कुलदीप यादव विकेट उड़ा देंगे, और कुलदीप से भी बच गए तो रविंद्र जडेजा उनको छोड़ेंगे नहीं। यानी इतनी गहराई बॉलिंग में आ गई है। जितनी गहराई आज हमारे पास बैटिंग में है, उतनी ही गहराई आज बॉलिंग में है, और यह पहली बार ऐसा हुआ है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था जब भारत के गेंदबाजों ने इस तरह हमें कभी मैच जिताकर दिया हो। क्योंकि पहले हम अपनी बल्लेबाजी से मैच जीते थे, हमारे बैट्समैन बड़े बड़े स्कोर करके मैच जीते थे, और हम जानते थे कि अगर आज हमारे बल्लेबाज चल गए तो हम मैच जीतेंगे, वरना नहीं जीतेंगे। और हमारे बॉलर हमारे बल्लेबाजों का जो स्कोर होता था उसे डिफेंड नहीं कर पाते थे। लेकिन अब अपनी गेंदबाजी से मैच जीत रहे हैं, और ये भारत की टीम में एक बहुत बड़ा बदलाव है।
पांचवा और सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि भारत अब क्रिकेट की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बन चुका है। मैं तो यह कहूंगा कि भारत क्रिकेट की सबसे बड़ी फैक्ट्री है दुनिया का, जहां क्रिकेट का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा स्टेडियम्स हमारे यहां हैं, कोचिंग की सुविधाएं, क्रिकेट के मैदान, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, सब कुछ हमारे यहां है। क्रिकेट में मौके सबसे ज्यादा हमारे यहां है, सबसे ज्यादा पैसा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतना ज्यादा कॉम्पिटेंट है जो शायद और कहीं नहीं होगा। क्रिकेट के सबसे ज्यादा फैंस हमारे देश में हैं, सबसे ज्यादा स्टारडम और सबसे ज्यादा पैसा भी हमारे ही देश में है। तो देखिए, हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं, सबसे पहली बात, दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग उनको मिलती है। दूसरी बात, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उनको मिलता है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग लीग लेवल पर, फर्स्ट क्लास के लेवल पर, आईपीएल के लेवल पर इतने सारे मौके हैं खिलाड़ियों के लिए जो और कहीं नहीं मिल सकते। सबसे ज्यादा, जैसे मैंने आपको कहा, स्टेडियम्स और क्रिकेट की जो दीवानगी भारत में है वो कहीं नहीं है, जिसकी वजह से स्टारडम मिलता है खिलाड़ी को, जो कि उसे और ज्यादा प्रेरित करता है, और पैसा तो है ही। और ये सारा जो कॉम्बिनेशन है, ये दुनिया में किसी भी और देश के खिलाड़ी को या टीम को नहीं मिलता। और यही कारण है कि आज भारत में हमारी क्रिकेट टीम एक हीरे की तरह चमक रही है, एक ऐसा हीरा जो सदा के लिए है। इसलिए ये जो क्षण है, ये जो युग है हमारे देश के क्रिकेट का, इसे आपको एंजॉय करना चाहिए। और भाग्यशाली हैं वो लोग जो इस टीम को इस क्षण में और इस युग में इतना शानदार प्रदर्शन करते हुए देख पा रहे हैं। इसलिए जी भर के इस मैच को देखिए जो फाइनल का होने वाला है अहमदाबाद में, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ वर्षों तक, जब तक ये टीम इसी तरह से स्थापित रूप में है, तब तक ये टीम ऐसे ही और अच्छा परफॉर्मेंस देती रहेगी। और उसके बाद भी, जैसा हमने आपको कहा, कि हमारा टैलेंट पूल इतना बड़ा है कि अब हमें आगे आने वाले कई वर्षों तक सोचने की जरूरत नहीं है। आज आपको यह भी देखना चाहिए कि भारत के लिए वर्ल्ड कप खेलने वाले इन खिलाड़ियों को किसी आरक्षण की मदद से या किसी कोटे की मदद से इस टीम में जगह नहीं मिली है। अगर आप क्रिकेट के बाहर मैदान में जाएं तो हमारे देश में सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की होती है? सबसे ज्यादा चर्चा होती है आरक्षण की, सबसे ज्यादा चर्चा होती है जातियों की। हर जाति ये चाहती है कि हमें और ज्यादा आरक्षण मिल जाए। हर जाति के लोग चाहते हैं कि आरक्षण की जो पाई है उसमें हम भी किसी तरीके से घुस जाएं। और हमारे देश में सबसे ज्यादा चर्चा होती है जातियों के बाद धर्म की। तो ये देश जो है ये धर्म में बटा हुआ है, ये जातियों में बटा हुआ है। आरक्षण हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। कोटा, हर व्यक्ति कोटा चाहता है, इस कोटे की सीट, उस कोटे की सीट। लेकिन अब आप ध्यान से देखिए, हमारी ये जो क्रिकेट टीम है, इसमें कौन सा खिलाड़ी आरक्षण से आया है? इस टीम में कौन सा खिलाड़ी कोटे से आया है? बल्कि ये खिलाड़ी बिना किसी आरक्षण के आए हैं, बिना किसी कोटे के अपनी प्रतिभा से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। इसलिए ना तो इनकी जाति देखिए और ना इनका धर्म देखिए। ये टीम जो है, अगर आप देखेंगे, आपको भी नहीं पता होगा कि शायद कौन खिलाड़ी किस जाति का है, और कभी आप ये देखते भी नहीं होंगे उसको खेलते हुए। जब आप देखते हैं कि ये किस जाति का और किस धर्म का है, वो सिर्फ भारतीय है। और हर भारतीय जब हमारा कोई भी बॉलर विकेट लेता है तो ताली बजाता है, बिना ये देखे कि ये किस धर्म का बॉलर है और ये किस जाति का बॉलर है। जब हमारा कोई बैट्समैन शतक लगाता है, जब हमारा कोई फील्डर शानदार कैच पकड़ता है, तो क्या आप ये देखते हैं कि ये किस जाति का है? और जाति पहचान करके उसके बाद आप तय करते हैं कि कितनी तालियां बजानी है, या आप ये तय करते हैं कि ये किस धर्म का है और उसके बाद फिर देखेंगे कि तालियां जोर से बजानी है या धीरे धीरे बजानी है। इसलिए अगर असली भारत की आप बात करें, भविष्य के भारत की अगर आप बात करें, तो ये टीम असली भारत का जो सबसे सही प्रतिनिधित्व होता है वो ये टीम करती है। और शायद इसीलिए भारत की ये क्रिकेट टीम इस समय पूरी दुनिया में बेस्ट टीम है, सर्वश्रेष्ठ टीम है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें ना जाति चलती है, ना धर्म चलता है, ना आरक्षण चलता है। अब सोचिए, अगर पूरा भारत ऐसा हो जाए तो क्या भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश नहीं बन जाएगा? सोचिए, अगर क्रिकेट में भी खिलाड़ियों का चयन टैलेंट की जगह आरक्षण के आधार पर होने लगे, जाति के आधार पर होने लगे, धर्म के आधार पर होने लगे, तो क्या हम ऐसी टीम कभी बना पाते? इसलिए आज अपनी इस टीम से प्रेरणा भी लीजिए। और हम तो आज अपने देश के नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये कहेंगे, इस टीम से प्रेरणा लीजिए। और ये मत सोचिए कि सिर्फ आरक्षण के नाम पर, लोगों को जातियों में बांटने के नाम पर ही आप चुनाव जीत सकते हैं, तभी वोट पड़ सकते हैं। बिना उसके भी वोट पड़ सकते हैं। बिना जातियों में बांटे लोगों को, बिना आरक्षण दिए भी पॉलिटिकल पार्टी और नेता चुनाव जीत सकते हैं।